आज हम लोग बात करने वाले हैं कितने प्रकार की डेमोक्रेसी होती है और उसमें गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। पहले वाले में हम लोगों ने संसदीय लोकतंत्र और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति लोकतंत्र के बारे में बात की थी। अब हम उसे और अच्छे से जानेंगे और प्रकार के लोकतंत्र के बारे में भी गहराई से बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। तो अभी हम लोग बात करते हैं संसदीय लोकतंत्र के बारे में। तो संसदीय लोकतंत्र में सरकार सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी द्वारा बनाई जाती है और आमतौर पर प्रधानमंत्री बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है। यदि किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाती है तो बहुमत वाली सरकार बन जाती है। लेकिन यदि कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं करती है तो एक गठबंधन या अल्पमत सरकार का गठन होता है, जिसमें वे दल शामिल होते हैं जो एक समझौता करते हैं या एक दूसरे को समर्थन करते हैं। सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों और नीतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की भूमिकाएं भी सौंपते हैं, साथ ही देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में बात करी थी। तो इस डेमोक्रेसी में हम लोगों ने वैसे बात कर रखी है, लेकिन अब हम बताएंगे। जबकि सरकार जैसे कि कार्यकारिणी शाखा या कार्यकारी शाखा एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कानून निर्माताओं वाली शाखा यानी विधायी शाखा लेजिस्लेटिव ब्रांच, और न्यायपालिका यानी न्यायिक शाखा के बीच यानी जुडिशरी ब्रांच के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विधायिका के बीच मजबूत संलयन होता है, मतलब दो ब्रांचेस के बीच में अच्छा गठजोड़ कह सकते हैं। तो ये भी माना जाता है कि सत्ता में बने रहने के लिए, संसदीय लोकतंत्र में सत्ता में बने रहने के लिए सरकार को विधायी शाखा यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच का निरंतर समर्थन प्राप्त होना जरूरी है या चाहिए, जो कि संसद के निर्वाचित सदस्यों से बनी होती है। अब किसी भी देश में राज्य के कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार की अवधारणा संसद की एक मौलिक और सशक्त भूमिका होती है। ये हम लोगों ने पार्लियामेंट में देखा भी था, जिसमें नागरिक मंत्री यानी सिविल मिनिस्टर की नियुक्ति शामिल होती है। तो वास्तव में संसद को किसी देश में सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार होता है। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रपति लोकतंत्र में। तो सरकार की वह प्रणाली जिसमें सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है और संसद के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और इस बीच जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं या होता है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों का पद रखते हैं। राष्ट्र के प्रमुख भी हैं और सरकार के प्रमुख हैं। अगर हम लोग बात करें रॉड हेगिस के अनुसार राष्ट्रपति लोकतंत्र के 3 मुख्य तत्व हैं। राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। कार्यपालिका और विधायी न्यायिक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच के बीच कोई अतिव्यापी स्थिति नहीं होती, मतलब ओवरलैपिंग स्टेटस नहीं है कोई भी। तो अगर हम लोग इसमें और अच्छे से बात करें तो ये है कि
जो राष्ट्रपति जो होता है वो सरकार की कार्यकारिणी शाखा के नेतृत्व करने के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। आमतौर पर जो लॉज होते हैं यानी कानून होते हैं उसे लागू करने और कराने में या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में या कार्यकारिणी शाखा का चीफ और सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है, जबकि राष्ट्रपति संसदों के साथ साथ काम करता है। कार्यकारी और कार्यकारिणी विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन या पृथक्करण राष्ट्रपति प्रणाली का आंतरिक हिस्सा है, जो कि हम लोग अभी भी देख चुके हैं। तो इसलिए संसदीय लोकतंत्र के विपरीत राष्ट्रपति को सत्ता में बने रहने के लिए विधायिका का समर्थन या विधायक शक्ति के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका लाभ यह है कि इससे नियंत्रण और संतुलन बनता है, क्योंकि प्रत्येक शाखा दूसरे शाखा या दूसरे के व्यवहार पर नजर रखती है और विधि निर्माता उन मुद्दों के खिलाफ आसानी से मतदान कर सकता है या कर सकते हैं जिनसे वे असहमत हैं। या संसदीय लोकतंत्र में विश्वास मत के डर के बिना यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के डर के बिना मतदान कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि शक्तियों के ये जो सेपरेशन है यानी सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के इस विभाजन के कारण राष्ट्रपति पद के लोकतंत्र को संकट की स्थितियों से अधिक तत्परता से प्रतिक्रिया देने में सक्षम माना जाता है यदि कार्य राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हो। हालांकि स्वतंत्रता के अपने नकारात्मक पहलू हैं, स्वतंत्रता के भी अपने नकारात्मक पहलू भी होते हैं। यदि विधायिका और कार्यपालिका यानी जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है और जो कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो अपोजिंग मतलब जो अपोजिशन में है उनके द्वारा कंट्रोल हो गई है, या कह सकते हैं कि पर विरोधी दलों का नियंत्रण हो गया है होता है। इसके गतिरोध मतलब इस चीज से गतिरोध पैदा हो सकता है जो नए कानूनों को पारित होने से रोकता है। ऐसा अमेरिका में या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा गया है। ये एक मुद्दा है जहां डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं और जब तक कानून पारित होने से रोकते हैं जब तक कुछ मांगे पूरी ना हो जाएं या नहीं हो जाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिश्रित या और भी कहते मिक्स्ड डेमोक्रेसी के बारे में। तो मिश्रित लोकतंत्र क्या है उसे जानते हैं। मिश्रित लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जो राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली या राष्ट्रपति लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र की सरकार से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करती है। दोनों का एक ऐसा गठजोड़ जिसमें सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा हो, सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा हो। तो मिश्रित लोकतंत्र की अन्य विशेषताएं हैं या विशेषताओं में शामिल हैं कुछ विशेषताएं कि मंत्रियों का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका के कार्यकाल की अवधि संविधान में निश्चित रूप से निर्धारित की गई है। मंत्री संसद या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसके बाद एक डेमोक्रेसी और आती है जिसे हम लोग एलीट डेमोक्रेसी कहते हैं और हिंदी में से अभिजात वर्ग की का लोकतंत्र भी कह जाते हैं, कई बार अभिजात्य लोकतंत्र भी कहते हैं। मैं इसे कहूंगा अभिजात वर्ग का लोकतंत्र। इसके बारे में जानते हैं। तो अभिजात वर्ग का लोकतंत्र एक ऐसा मॉडल है जिसमें कुछ चयनित या शक्तिशाली उप
समूह या समूहों के पास राजनीतिक शक्ति होती है। तो ऐसा हुआ कि अभिजात वर्ग के लोकतंत्र या अभिजात्य लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी को धनी व भूमिधारक वर्ग तक सीमित रखने का तर्क संगत है। इसके पीछे जैसे हम लोग बोलते रेशनल या तर्क संगत या तर्क यह भी है कि उनके पास आम तौर पर उच्च शिक्षा होती है जिससे वे अधिक सूचित राजनीतिक निर्णय ले सकते हैं। एलीट वर्ग के पास या एलीट क्लास के पास राजनीतिक पावर रहना, इसे ही एक तरीके से एलीट डेमोक्रेसी कहा गया। तो अभिजात्य लोकतंत्र के समर्थकों का ये मानना है कि गरीब अशिक्षित नागरिकों में भागीदारी के लिए आवश्यक राजनीति ज्ञान का अभाव हो सकता है। मतलब अभिजात्य लोकतंत्र के कुछ समर्थक हैं और उन समर्थकों का मानना यह है कि गरीब अशिक्षित नागरिकों में राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान का अभाव हो सकता है। मतलब उनके पास ज्ञान की कमी हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। फिर हम लोग आते हैं दूसरे तरीके के लोकतंत्र पर, जो है सहभागी लोकतंत्र। अब ये सहभागी लोकतंत्र क्या है इसे भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अभी हम जानते हैं सहभागी लोकतंत्र को। सहभागी लोकतंत्र और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है? तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में और सहभागी लोकतंत्र राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी पर केंद्रित होता है। इसका लक्ष्य अधिक से अधिक नागरिकों को राजनीतिक रूप से शामिल करना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजनीति में लाना या राजनीतिक रूप से शामिल कराना, ये इसका एक लक्ष्य है। कानूनों और अन्य मुद्दों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिए जाने के बजाय सीधे मतदान किया जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कानून या किसी अन्य मुद्दों पर निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ना निर्णय लिए जाने के बजाय सीधे मतदान हो रहा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भागीदारी लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी अलग चीज है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। इसमें समानता है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों पर सीधे मतदान करते हैं। अब आते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है, यानी अगर हम लोग इसे बोले तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और ये एक प्योर डेमोक्रेसी मानी जाती है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिक लोकप्रिय वोट या प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से कानूनों और नीतियों के बारे में निर्णय लेते हैं। अब आप समझे इसमें क्या है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिक लोकप्रिय वोट या प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से कानूनों और नीतियों के बारे में नागरिक निर्णय लेते हैं। व्यापक जनसंख्या की ओर से निर्णय लेने के लिए कोई निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद नहीं होता। कोई निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद नहीं होता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आमतौर पर पूर्ण राजनीतिक प्रणाली के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि कई देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्व मौजूद हैं। इसका उदाहरण है ब्रेक्सिट का जो निर्णय है वो सीधे तौर पर यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों द्वारा जनमत संग्रह के माध्यम से लिया जाता है। जनमत संग्रह रेफरेंडम होता है, उसके द्वारा लिया जाता है। जबकि सहभागी लोकतंत्र जो कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र में राजनीतिक नेताओं का निर्णय अभी भी अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय होता है। ये फर्क है दोनों के बीच में, लेकिन ये दोनों तरीके के लोकतंत्र को समझना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पर। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग ये कहते हैं एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है।
एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें निर्वाचित अधिकारी वोट देते हैं और व्यापक समूह के लिए निर्णय लेते हैं। मतलब निर्वाचित अधिकारी वोट देते हैं और व्यापक समूह के लिए मतलब ऑफिशियल वोट करते हैं, डिसीजन लेते हैं एंड एक ब्रॉडर ग्रुप यानी व्यापक समूह के लिए निर्णय लेते हैं। अधिकांश पश्चिमी जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ रूप को अपनाते हैं। फिर आता है कंसेंसस डेमोक्रेसी और सर्वसम्मति लोकतंत्र। ये क्या है? तो सर्वसम्मति लोकतंत्र चर्चा करने और सहमति पर पहुंचने के लिए यथा संभव अधिक से अधिक दृष्टिकोणों यानी पर्सपेक्टिव्स को, जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव्स हो जाएं उनसे डिस्कशन करने के लिए उनको एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य यह है कि लोकप्रिय और अल्पमत यानी माइनॉरिटी के ओपिनियंस और जो पॉपुलर ओपिनियंस हैं उनको दोनों प्रकार के विचारों को ध्यान में रखना है। किसी का विचार यानी माइनॉरिटीज का अल्पमत या जिन लोगों का विचार अल्पमत विचार है, जो ज्यादा नहीं माना है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो सर्वसम्मति है मतलब सबकी सम्मति है, सबकी सर्वसम्मति लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में सरकारी प्रणाली का एक घटक और विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के विचारों को जोड़ने का काम करता है। फिर आता है बहुसंख्यक लोकतंत्र और मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी। तो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी क्या है? ये बहुसंख्यक लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें निर्णय लेने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब जिसमें कोई भी डिसीजन बनाने के लिए मेजॉरिटी वोट की जरूरत होती है। इस लोकतंत्र की आलोचना अल्पसंख्यकों के हितों पर विचार न करने के कारण होती रही है। इस लोकतंत्र की हमेशा से क्रिटिसिज्म रहा कि दे आर नॉट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। फिर आता है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी और बहुलवादी लोकतंत्र। अगर हम लोग इसे समझे तो बहुलवादी लोकतंत्र जो है इसमें क्या होता है कि प्लूरलिस्ट वैसे बोला जाता है, तो इसमें क्या होता है कि यह एक सुरक्षा मतलब क्या, बहुलवादी लोकतंत्र में सरकार विभिन्न विचारों और दृष्टिकोण वाले सामाजिक समूहों से प्रभावित होकर निर्णय लेती है और कानून बनाती है। अब इसमें होते हैं हित समूह। हित समूह क्या है? या ऐसे लोगों का समूह जो हित में हो। ये समूह जो किसी विशेष उद्देश्य के प्रति अपनी साझी आत्मीयता के कारण एक साथ आते हैं, वे मतदाताओं को अधिक शक्तिशाली इकाइयों में एकजुट करके सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे समूह हित समूह धन जुटाने और सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के अन्य तरीकों के माध्यम से अपने उद्देश्यों की वकालत करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थकों का मानना है कि जब भिन्न विचारों या विचार पर बातचीत में प्रवेश करते हैं तो यह एक सुरक्षात्मक कार्य करता है, जिसके कारण एक समूह दूसरे समूह पर पूरी तरह से हावी नहीं हो सकता। समान विचारधारा वाले नागरिकों के सहयोग से व्यक्तिगत वोट को सशक्त बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। समान विचारधारा वाले लोग साथ मिलकर अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और यही बहुलवादी लोकतंत्र या बहुलवादी प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है।